हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल की पहली पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को पढ़ेंगे। साथियों, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वैसे भी अगर बेसिक नॉलेज के आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस वर्ल्ड में रहते हैं तो वर्ल्ड के जो लोग हैं, विश्व की जो जनसंख्या है, उनके बारे में आपके पास जानकारी होनी अति आवश्यक है। इस तस्वीर में आप एक बहुत बड़ी जनसंख्या को देख रहे हैं। इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किसी देश में स्त्रियों की संख्या क्या है, पुरुष कितने हैं, साक्षरता दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, आखिरकार मृत्यु हो रही है तो कैसे मृत्यु हो रही, कितने लोग गाँव में रहते हैं, नगरों में कितने लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग विश्व जनसंख्या के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद वितरण और घनत्व और वृद्धि के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यही आपका चैप्टर कंटेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला ही टर्म है जनसंख्या, यानी लोगों की संख्या। देखिए, कहता क्या है कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें क्या कहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, यानी वास्तविक धन है, उसी प्रकार से किसी राष्ट्र का जो वास्तविक धन है वहाँ के लोग हैं। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो वहाँ के संसाधनों का उपयोग करेंगे और नीतियों का निर्धारण करेंगे। इसलिए किसी भी राष्ट्र की जो पहचान है वहाँ के लोगों से ही होती है। तो सबसे बड़ा धन जो है किसी देश के लिए वहाँ के लोग ही हुए। तो वही बात है कि यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान वहाँ के लोगों से ही होती है, वहाँ के निवासियों से ही होती है। और एक देखिए इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है एनसीईआरटी का, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा एमसीक्यू के लिए, कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। यानी कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए टर्म है कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या से आप भली भांति परिचित है। वितरण का मतलब किस प्रकार से फैला हुआ है, इसका बंटवारा किस प्रकार से किया गया या किस प्रकार से बटा हुआ है। आप ऐसे कह सकते हैं, बंटवारा तो किया नहीं गया, अपने आप बटा है, तो बटा हुआ है। इसके प्रारूप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर इसको आपने समझ लिया ना तो समझिए कि बहुत चीजों को आपने समझ लिया। कहता है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। मतलब नहीं, समान मतलब एक जैसा, मतलब एक जैसा नहीं है। विश्व की जनसंख्या एक जैसा नहीं है। विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान रूप से किया गया है, असमान रूप से जनसंख्या का वितरण हो गया है। तो कैसे मेरे भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप पूरे वर्ल्ड में से अगर रूस की जनसंख्या को हटा दीजिएगा ना, रूस की जनसंख्या को हटा दीजिएगा और अगर आप देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड का आधा से ज्यादा आबादी जो है वो एशिया में निवास करता है। रूस की जनसंख्या को हटाने के बाद मैं कह रहा हूं। और कितने भूपृष्ठ पर, तो मात्र 20% की भूपृष्ठ पर, यानी 20% पर समझ लीजिए कि विश्व की जनसंख्या का आधा से ज्यादा लोग निवास करते हैं रूस को हटाकर। वैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल दिया गया है कि विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। लेकिन उससे पहले मैं जॉर्ज बी क्रेसी साहब के बारे में बता दूं। देखिए, जॉर्ज बी क्रेसी साहब ने एशिया के ऊपर टिप्पणी किया है और इन्होंने बताया है, इन्होंने टिप्पणी किया है कि एशिया में बहुत ही अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एशिया का छोड़िए ना, आप थोड़ा सा नीचे से ही लीजिए। अब भारत में ही देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, यूपी, आपका उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है। यानी जहां पे जगह ज्यादा है वहां पे लोगों की संख्या कम आपको देखने के लिए मिल रही है। यानी जनसंख्या का वितरण बिल्कुल असमान है। पूरे वर्ल्ड में भी यही तरीका, पूरे वर्ल्ड में भी यही कुछ, ऐसा ही कुछ है। तो आपको यहाँ पर देखिए, जॉर्ज बी क्रेसी साहब का ये टिप्पणी जो है ध्यान में रखिएगा कि आखिरकार किसने कहा था कि एशिया की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी साहब का कहना है। और विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है कि किस प्रकार से क्या प्रारूप है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, यानी किस प्रकार लोग बटे हुए हैं। वितरण का मतलब आप समझ रहे हैं।
कहता है कि विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। यानी कि टोटल अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन मान लीजिए, टोटल अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन आप 100 मानते हैं, ठीक है, 100 लोग, टोटल वर्ल्ड में 100 लोग हैं समझने के लिए, तो उसमें से 90 लोग जो है ना वो मात्र 10% स्थल में निवास कर जाते हैं, यानी 10% स्थल भाग में, यानी भूमि पर, 10% भूमि पर। तो कितने लोग बच गए? 10 लोग बच गए। और ये जो 10 लोग हैं इनके लिए कितना भूमि बच गया? 90% भूमि बच गया। समझ जाइए कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से असमान रूप से, इसमें तो आपको जंगल भी है, पेड़ पौधे ये सब है, लेकिन फिर भी जनसंख्या का वितरण कितना असमान रूप से, यानी 90% लोग मात्र 10% स्थल पर निवास करते हैं और 10% लोगों के लिए 90% स्थल बचा हुआ है, यानी जनसंख्या बिल्कुल असमान रूप से वितरित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ग्राफ के जरिए समझा रहा हूं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि विश्व में अगर हम लोग देखें तो 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अभी आपने पढ़ा क्या कि 90% जो जनसंख्या है वो मात्र 10% स्थल भाग में निवास करता है। लेकिन अब इसमें से भी आप देखिए, पढ़िए कि मात्र विश्व के 10 ऐसे सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं जहां पे टोटल विश्व की 60% जनसंख्या मात्र 10 देशों में ही निवास कर जाती है। यानी 10 देशों में विश्व की लगभग 60% आबादी जो है वो इसी के अंदर समाहित हो जाती है। आपको ये ध्यान में रखना है। जिसमें से अगर एक मैं और आपको बात बताऊंगा तो और आप चौंक जाइएगा कि इसमें से मेरे भाई 6 गो जो देश है, यहाँ पर 6 बताया है लेकिन इसमें 5 ही मिलेगा। एक आपका रूस को भी इसमें एनसीईआरटी ने जोड़ा है, अपडेट नहीं किया है, इसलिए आपको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 6 जो देश हैं आपके वो लिखता है एनसीईआरटी की एशिया में ही है। चीन आपका हो गया, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये आपका हो गया। और आप बताइएगा 6 आपको कौन दिख रहे हैं? हमें तो लगता है कि रूस को ही, रूस का यूरेशिया कहा जाता है ना, रूस के बहुत सारे भाग एशिया में ही पड़ते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में 6 एशिया में अवस्थित है। तो मुझे तो 1 2 3 4 5 देखने के लिए मिला। अब आप लोग बताइए कमेंट करके, ये काम आपके लिए मैं छोड़ता हूं, ठीक है बच्चों, तो आपके लिए ये काम मैंने छोड़ा है। चलिए अगला देखिएगा। अब देखिए आगे टर्म्स को समझने से पहले हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, देखिए वितरण के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वितरण टर्म्स हमारा खत्म हो गया, वितरण के बारे में भी हमें बहुत चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि कम जगह पे ज्यादा लोग, ज्यादा जगह पे कम लोग, ऐसा क्यों है, इसके क्या कारण है, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टर्म्स है जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको आगे की चीजें समझने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगा, आसानी होगा। तो आइए पहले हम लोग उसको समझते हैं। देखिए एक टर्म्स है यहाँ पर, क्या कहता है, जनसंख्या का घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। तो लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि किसी गांव का जो क्षेत्रफल है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 100 स्क्वायर यानी 100 वर्ग किलोमीटर है, 100 वर्ग किलोमीटर है, किमी है। और वहां की टोटल जो जनसंख्या है, टोटल जो जनसंख्या ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ये क्षेत्रफल है। और वहां की टोटल जो जनसंख्या है मान लीजिए कि 50,000, ठीक है, 50,000 लोग वहां रह रहे हैं, 50,000 लोग वहां रह रहे हैं। तो कहेगा कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व निकालो, तो आप कैसे निकालिएगा, कितना होगा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए सब लोग, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला आपने क्या देखा है कि जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल, और कह भी रहा है क्या कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात। तो लोगों की संख्या, तो लोगों की संख्या कितना है, यहाँ पर देखिए 50,000 लोग हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000, और क्षेत्रफल कितना है उस गाँव का या उस जगह का, 100 वर्ग किलोमीटर। तो 100 से इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो कट कुट के कितना आ जाएगा, काटिए इसको, 2 शून्य से 2 शून्य गया, यानी 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना जी। 500 व्यक्ति 1 किलोमीटर में क्या कह रहा है, 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। तो यही वहां का जनसंख्या घनत्व हुआ। नहीं दिख रहा है, मैंने दूसरा कलर से लिख दिया। तो यहाँ पर 500 देखिएगा, ठीक है। तो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहा है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट, ध्यान में रखिएगा। आइए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी हम लोग देखिए जनसंख्या वितरण पे ही बात कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा टर्म था घनत्व,
क्लियर हो गया ना, घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की कितनी संख्या है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्लियर। अब टर्म्स है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कि आखिरकार ये जो आपने पढ़ा कि सर कम जगह पे ज्यादा लोग, ज्यादा जगहों पे कम लोग, ये क्यों, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है मेरे भाई, कहता है देखिएगा प्रभावित करने वाले कारक कौन है। पहला तो यहाँ पे भौगोलिक कारक, दूसरा यहाँ पे आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो इन तीनों कारकों को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो आपका समझिए कि चैप्टर यहाँ पर काम भर फिनिश हो जाएगा। इसलिए इस पे बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िएगा। भौगोलिक कारक में जैसे जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं आ जाएंगे। आर्थिक कारक खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक, ये सब आपके यहाँ पे समाहित किए जाते हैं। तो आइए हम लोग भौगोलिक कारक से शुरू करते हैं। भौगोलिक कारक में अगर हम लोग देखें तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारक भी अपना एक अहम भूमिका अदा करता है। लेकिन एक मैं अभी शुरुआत में ही बात बता दूं, अभी के टाइम में जो है वो भौगोलिक कारक अपना ज्यादा भूमिका अदा नहीं करता है। बच्चे बार बार मुझे कहते हैं सर साइड रह के पढ़ाया कीजिए, लिखना होता है। ऐसे नोट्स मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भौगोलिक कारक जो है अभी के टाइम में ज्यादा जो है फैक्टर अदा नहीं करता है। ये पुराने जमाने में ज्यादा फैक्टर अदा करता था। इसके बारे में हम लोग जब ये पढ़ लेंगे ना तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले भौगोलिक कारक के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। सिंपल सा बात है ना कि देखिए जल की उपलब्धता तो लोगों को प्रभावित करेगा ही। आप कहाँ बसने को प्राथमिकता देंगे? जहाँ जल उपलब्ध होगा, जहाँ पे जल होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना न तो आप खाना खा पाएंगे, नहीं आप कपड़ा धो पाएंगे। यानी जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना एक समझिए कि पॉसिबल ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग जल के बिना अपने जीवन की। तो जहाँ पे जल की उपलब्धता रहेगा वहाँ पे लोग रहने को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, रहने को प्राथमिकता देते हैं। फिर अगर आप देखिएगा दूसरा भू आकृति, जहाँ की भू आकृति जैसे समतल मैदान पे क्या होता है, समतल मैदान पे आप सड़कें अच्छे से सड़क भी अच्छा बन सकता है, खेती भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए लोग भू आकृति पे भी डिपेंड करते हैं। लोग समतल मैदान और मंड ढाल पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसे क्षेत्र में फसल उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होता है। एक छोटा सा एक बात और भी ध्यान रखिएगा, देखिए आपको जनसंख्या वितरण के दो मुख्य कारक आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा। जो कारण आप मैं बताऊं, देखिए कुछ ऐसे चीज होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो लोगों को अपनी ओर से दूर भगाते हैं। तो यहाँ पर अगर भू आकृति देखिएगा तो अच्छी भू आकृति लोगों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और खराब भू आकृति लोगों को अपनी ओर से दूर भगाएगा, ठीक है। तो जनरली दो चीज आप पढ़ेंगे, जैसे जल की उपलब्धता में, जहाँ जल की उपलब्धता होगा वहां पे लोग रहेंगे, यानी लोगों को आकर्षित करेगा। जहां पर जल की उपलब्धता नहीं रहेगा वहां पे लोग नहीं रहना पसंद करेंगे। दूसरा पॉइंट है भू आकृति। तो जहां की भू आकृति समतल मैदान रहेगा, मंड ढाल रहेगा, वहां पे भी लोग रहने को, बसने को अपना प्राथमिकता देते हैं। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक है। उद्योगों के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते, यानी लोग यहाँ पर बसना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पहाड़ों पे नहीं लोग बसना चाहते हैं। अगला देखिएगा, अतः उन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए गंगा के मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर दो टर्म आया, देखिए सघन और विरल। सघन और विरल, तो सघन का मतलब होता है कि घना बसा हुआ, यानी जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। विरल का मतलब होता है कम, विरल का मतलब होता है कम, जहां की जनसंख्या क्या है, कम है। तो सघन और विरल को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये टर्म्स पूछा जाता है, यही वर्ड यूज किया जाता है कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नाम बताइए, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नाम बताइए। तो सघन में आपका गंगा का क्षेत्र, गंगा का मैदान देख सकते हैं। विरल में आप पर्वतीय मैदानों को देख सकते हैं, हिमालय का पर्वतीय भाग, जहां पे लोगों की संख्या कम है। तो लोगों को मुख्य रूप से भू आकृति भी अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने ओर से दूर भी भगाता है। जलवायु देखिएगा, तो जलवायु में जहां पे अधिक वर्षा यहाँ सूक्ष्म नहीं होगा, यहाँ पे सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म मतलब सूखा हुआ। तो जहाँ पे अधिक वर्षा, विषम और सूक्ष्म जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ पे अधिक वर्षा होगा या जहाँ पे ज़्यादा सुखाड़ होगा, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो गया, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा ठंडा भी होगा ना, वहाँ पे भी जनसंख्या कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को क्या करेगा, अपनी ओर से दूर भगाएगा। वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ पे अधिक बरसात होगा, आप खुद अपने और सोच के देखिए, जहाँ पे अधिक बारिश, जहाँ पे अधिक ज़्यादा गर्मी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुखाड़ आएगा, वहाँ पे आप रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। तो वही बात कहता है। भूमध्य
मध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक काल यानी शुरुआती काल से बहुत अच्छा सघन बसा हुआ है। चौथा जो पॉइंट है, मृदाएं। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। यानी दोमट मिट्टी में लोगों का बसने का जो प्राथमिकता है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है लोगों को गहन कृषि का आधार बन सकता है, यानी कि यहाँ पे खेती की जा सकती है और लोग रह सकते हैं। तो भौगोलिक कारक में आपने देखा क्या? भौगोलिक कारक में आपने पहला पॉइंट देखा जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा जलवायु, चौथा आपने मृदाएं के बारे में पढ़ा। ये सब जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अगर हम लोग भौगोलिक कारक देखें तो एग्जाम में आ जाएगा अगर इस तरह से सवाल कि 4 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे? लिखना होगा। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, इससे अगला पॉइंट देखिएगा आर्थिक कारक। आज के टाइम में यही सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भौगोलिक कारक पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा अपना फैक्टर अदा करता था, क्योंकि जल की उपलब्धता आज नहीं रहती है तो लोग उसको भरपाई कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मिट्टी भी, मृदा भी, अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं भी रहा तो बहुत ज़्यादा लोग जिनके पास पैसे अच्छे खासे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। तो आज के टाइम में मुख्य जो फैक्टर अदा है वो कौन करता है? आर्थिक कारक। जैसे पहला पॉइंट खनिज, जहाँ पे खनिज रहेगा तो समझ जाइए कि वहाँ पे खनन गतिविधियाँ होगा, औद्योगिक गतिविधियाँ होगी। तो जब औद्योगिक गतिविधियाँ होंगी तो वहाँ पे रोजगार के भी अवसर ज़्यादा रहेंगे। वहाँ पे 3 तरह के श्रमिक रहेंगे। आप देखिए, एक बड़ा मालिक रहेगा, उसके बाद वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे वो काम करने वाले, और एक जो मजदूर होते हैं वो रहेंगे। तो 3 तरह की आपकी बस्तियाँ भी वहाँ पे लोगों का देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कहीं पे फैक्ट्री अगर खुला हुआ है तो जो बड़े बड़े जो होते हैं, जो सबसे मेन होता है वो दम रहेगा महल में, वहाँ पे जनसंख्या कम रहेगी। जो थोड़ा सा वहाँ का जो कर्मी है, जो काम कर रहा है, शिक्षित कर्मी है, वो थोड़ा सा सघन में रहेगा। और जो वहाँ के मजदूर होते हैं वो नहर के किनारे, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए मुंबई का धारावी मलिन बस्ती, वो क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि सब लोग रहते हैं एक जगह, तो पूरा सघन बसा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक ना। तो खनिज, खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। देखिए, कुशल भी और अर्धकुशल भी, यानी पढ़े लिखे लोग भी और जो अर्धकुशल हैं वो भी, और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिएगा नगरीकरण के बारे में, तो अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। प्रवासी मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, रहते हैं। तो नगरीकरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है। खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे, रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। आप ऐसे भी देखते हैं कि गाँव से लोग कहाँ ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे रोजगार के अवसर हो, जहाँ पे औद्योगिकरण हो, जहाँ पे अच्छी नगरीकरण सुविधाएं हो, जहाँ पे खनिज की उपलब्धता हो। और देखिएगा तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया था कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में आप देखिएगा कि कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें भी लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने को प्रोत्साहन देती है। कहने का तात्पर्य हो गया कि मतलब कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जो है वो फैक्टर अदा करते हैं। किस लिए? तो लोगों के बसाव के लिए। क्योंकि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा, अगर अभी पूछा जाए आप लोगों से, क्या जी जो भगवान कृष्ण को मानते होंगे, क्या जी वृंदावन में आपका घर बनवा दिया जाए, तो आप बड़ा एकदम खुश हो जाइएगा कि हाँ सर बनवा दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो वहाँ आपके लिए सबसे बड़ा सुखद आपके लिए अनुभव क्या है? वहाँ रहना है ना, उनकी सेवा करना, उनके शरण में रहना। तो ये बातें हैं। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक कहा जाता है ना कि अगर आप बहुत कमा भी रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर शांति नहीं है, सुख शांति नहीं आपको मिल रहा है, डेली प्रतिदिन कलह कलेश, रानी बेटवारी हो रहा है, तो आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे, नहीं रहना पसंद करेंगे। डेली शराब पी के कोई आ रहा है, ठीक ना, शराब पी के कोई आ रहा है, आप पैसा भले ही लाख कमा रहे हैं, शराब पी के कोई आ रहा है, डेली आपके यहाँ लड़ाई हो रहा है, बगले में कोई मारा पीटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर भी आपको थोड़ा सा लगने लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे रहना मेरे लिए सही नहीं है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर अब समरी में आप ऐसे समझ लीजिए, समराइज कर लीजिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आपके 3 मुख्य कारक हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और आपके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो आप देखिए मेन अभी के टाइम में अगर पूछ देगा तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा फैक्टर ज़्यादा आर्थिक कारक करता है, पुराने जमाने में भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक याद रखिएगा। भौगोलिक कारक में कौन? जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं, ये सब आपका हो गया।
भू आकृतियां। और अगर आप आर्थिक कारक में देखिएगा तो खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद है कि अब जनसंख्या वितरण को आप समझ चुके होंगे। और जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से किया गया, सब लोग एक बार घर से बोलिए, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से किया गया, असमान रूप से। सब लोग एक बार घर से बोलिए, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं बोलिए, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से किया गया, असमान। जॉर्ज बी क्रेसी साहब ने क्या कहा है? जॉर्ज बी क्रेसी साहब का कहना है कि एशिया में बहुत अधिक जगह पे कम लोग और बहुत कम जगह पे ज्यादा लोग बसे हुए हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी साहब का कहना है एशिया के मत में। ठीक है, एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में अगर आप देखिएगा रूस के पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, लेकिन रूस की जो जनसंख्या है, अगर आप देखिएगा वितरण के बारे में, तो रूस की जो जनसंख्या है मेरे भाई, वो आप कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या से भी आधी से भी कम है। यानी हमारे भारत जो देश है ना, भारत देश की जनसंख्या के आधे से भी कम है रूस की जनसंख्या। लेकिन वो अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो विश्व में सबसे आगे है। तो जनसंख्या का वितरण पूरे वर्ल्ड में क्या है, असमान रूप से है, एक जैसा नहीं है। क्लियर कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो कौन कौन से घटक है जनसंख्या परिवर्तन? यानी देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, नहीं होता है कि तुम बदल गया। ठीक है, बदल गए जी, बदल गए। तो जनसंख्या परिवर्तन यानी जनसंख्या का चेंज, इसके 3 मुख्य घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म के कारण भी जनसंख्या में आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, मृत्यु के कारण भी और प्रवास के कारण भी। तीनों टर्म्स को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सर जन्म दर किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को दिक्कत इसमें होता है। देखिए, जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं ना कि 1000 बच्चा जन्म लिया, उसमें से जितने जीवित बच्चे रहे उसको जन्म दर कहें, नहीं। 1000 जनसंख्या में, जैसे आपकी गांव की मान लीजिए कि जनसंख्या 1000 है और आपके गांव में एक वर्ष में 2 बच्चा जन्म लिया, तो वहां का जन्म दर क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि देखिए, इसको कैसे निकालते हैं, कुल जीवित जन्म। मान लीजिए कि आपके गांव की जनसंख्या 1000 है, तब समझ में आएगा आपके गांव की जनसंख्या कितना है, 1000 है। टोटल गांव की जनसंख्या कितना, 1000। एक साल में मान लीजिए कि 60 बच्चों ने आपके गांव में क्या हुआ, जन्म लिया। कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो 60 बच्चों ने आपके गांव में जन्म लिया। तो देखिए, कहता है कि जन्म दर कुल जीवित जन्म, तो कितना जन्म हुआ, 60 जन्म हुआ, बटा में कुल जनसंख्या कितना है आपके गांव का, 1000 है ना, 1000 गुने 1000, ये फॉर्मूला है इसका, तो गुने 1000। 1000 से 1000 गया तो कितना बच गया, 60। तो जन्म दर कितना हो गया, 60 जन्म दर हो गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1000 बच्चा जन्म लेगा, उसमें से जितना जीवित बच्चा, वो तो जीवित जन्म दर हो गया ना, जीवित जन्म दर हो गया। जन्म दर केवल पूछेगा तो 1000 जनसंख्या पर एक साल में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। बहुत बच्चे लिख के आते हैं ना कि 1000 जन्मे में से जीवित बच्चों की संख्या को हम लोग कहते हैं जन्म दर, नहीं। 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। क्लियर कहानी, समझ में आ गया? अब दूसरा पॉइंट, मृत्यु दर। तो सेम वही, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली कुल मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, प्रति 1000 जनसंख्या पर। फिर मैं क्लियर कर दूं, प्रति 1000 जनसंख्या पर, ऐसा नहीं कि प्रति 1000 जन्म पर। मतलब आप सोचिएगा कि सर 1000 जन्म हुआ, उसमें से अगर 6 को मर गया तो यही जन्म मृत्यु दर हो गया, नहीं। 1000 जनसंख्या पर, जैसे मान लीजिए आपके गांव की जनसंख्या अगर 1000 है और टोटल मान लीजिए कि 200 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 3 बच्चा मर गया, तो अब ये आपका जन्म, ये मृत्यु दर होगा 3 बटा में 1000 और गुने 1000। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है कहानी? तो ये ऐसे समझिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समझाने में। मैंने देखा है बहुत लोगों ने गलत भी समझाया है, इसलिए अब मैं क्या ही बताऊं, इसलिए मैं अपने बच्चों को सही समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, मृत्यु दर तो एक वर्ष में कुल मृत्यु संख्या बटा में कुल जनसंख्या गुने 1000, है ना, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए एक और टर्म्स आता है, जैसे यहाँ पे जन्म दर है ना, तो जीवित जन्म दर, मृत्यु दर है जीवित जन्म दर, तो वो टर्म्स हो जाता है। लेकिन जो मैंने समझाया उसको समझिए आप, आपको जो पढ़ना है वही। मृत्यु दर समझ गए आप। प्रवास एक टर्म्स है यहाँ पे, माइग्रेशन, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जनसंख्या का स्थानांतरण, प्रवास हो गया। ठीक ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जनसंख्या का चल जाना, इसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। पक्षियां भी प्रवास करती हैं, हम लोग भी प्रवास करते हैं। प्रवास भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं आपके, जैसे एक गांव से गांव में हो सकता है, एक गांव से नगर में हो सकता है, नगर से नगर में, एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में। मौसमी प्रवास भी होता है, गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में। तो ये सारा प्रवास के बहुत सारे आपके क्या हैं, तो तरीके हैं, कारक हैं। देखिए एक टर्म्स है यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए मैंने प्रवास को ही इसके बारे में पढ़ाना था, इसके बाद यहाँ के बाद प्रवास को ही पढ़ाना रहता है मुख्य रूप से, लेकिन मैं प्रवास नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर
एक टर्म जनसंख्या वृद्धि को डिस्कस करता हूं, फिर प्रवास को पढ़ा के फिर जनसंख्या वृद्धि पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब इन चीज़ों को मैं बता दूंगा ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से प्रवास ये सब समझने में आ जाएगा। चलिए, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ सर। जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने वितरण के बारे में पढ़ लिया, घनत्व भी पढ़ लिया, अब वृद्धि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कहता है जनसंख्या वृद्धि सर, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जन्म हुआ कितना, जन्म दर मान लीजिए 60 है, मृत्यु दर मान लीजिए 6 है, तो 60 - 6 = क्या हो गया, 54। यही हो गया जनसंख्या का वृद्धि। जनसंख्या का क्या हो गया, वृद्धि, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को, ठीक है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होगा जब जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होगा, यानी ज्यादा जन्म लेगा। समझ लीजिए बी से बर्थ और डी से डेथ, ऐसे समझिए। तो जब बर्थ ज्यादा होगा, देखिए बड़ा मुंह है, आप ऐसे मैथ पढ़ते थे ना बचपन में, याद है ना कि जिधर ज्यादा लड्डू आएगा वो बड़ा है सर, जिधर कम लड्डू आएगा वो छोटा है सर। तो सिंपल वही टर्म्स है, जब जन्म दर ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर देखिएगा बर्थ रेट जब ज्यादा होगा डेथ रेट से तो वो हम धनात्मक कहेंगे, और जब मृत्यु दर ज्यादा होगा जन्म दर से तब हम उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, ठीक है। वही टर्म्स है। यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर रहे हैं। देखिए, अस्थायी रूप से प्रवास क्या होता है, गए कमाने, मान लीजिए कि आप सऊदी अरब, और सऊदी अरब का ही नागरिकता लेकर आप वहीं का नागरिक बन गए, गए कमाने अमेरिका और वहीं का नागरिकता लेकर वहीं के नागरिक बन गए। तो इससे भी क्या होता है आपका यहाँ पर, इस पर इफेक्ट होता है, फैक्टर अदा करता है कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। और ऋणात्मक वृद्धि में भी वही कहता है कि यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो अथवा लोग अन्य देश में प्रवास कर जाएं। अन्य देश में क्या हो जाए, लोग चले जाएं। अन्य देश में लोग चले जाएंगे तो उससे भी होगा, या मान लीजिए लोग आकर बस गए, यहीं पर रह गए, तो उससे भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये टर्म समझ लीजिएगा कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है, ऋणात्मक वृद्धि क्या है। प्रवास आप अभी समझ ही चुके हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं प्रवास के बारे में। फिर से मैंने यहाँ प्रवास लिख दिया था ताकि फिर से आपको लाइनअप मिल जाए। प्रवास के बारे में देखिए, प्रवास के बारे में कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, आप्रवास, उत्प्रवास, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उद्गम स्थान क्या होता है, गंतव्य स्थान क्या होता है, और आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। तो कुछ अंग्रेजी कुछ हिंदी को मिलाकर अच्छे से समझ लीजिए। उद्गम स्थान मतलब होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी आप जहां से चलना प्रारंभ करते हैं। गंतव्य स्थान मतलब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पे आपको जाना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर से निकले कॉलेज के लिए, तो कॉलेज आपका, घर जो आपका हो गया उद्गम स्थान हो गया, कॉलेज आपका हो गया जो गंतव्य स्थान है। जहां से आपने चलना प्रारंभ किया, जहां से आपने शुरुआत किया चलना, वो आपका ओरिजिन हो गया, यानी कि आपका उद्गम हो गया। और जहां पे आप पहुंचे, यानी जहां पे आपको जाना था, वो आपका डेस्टिनेशन हो गया, यानी कि गंतव्य हो गया, ठीक है। वही बात यहाँ पे समझाया है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी चलना शुरू करते हैं, वो उद्गम हो गया। और जब जिस स्थान में आगमन करते हैं, यानी जहां पे वो पहुंचते हैं, उसको गंतव्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप भारत से कनाडा कमाने जा रहे हैं, भारत से कहां जा रहे हैं, कनाडा, तो भारत आपके लिए क्या हो गया, उद्गम हो गया, और कनाडा आपके लिए क्या हो गया, गंतव्य स्थान हो गया। याद रखिएगा, टर्म्स क्लियर। चलिए अगला देखिए। आप्रवास का मतलब होता है कि प्रवासी जो किसी नया स्थान पर जाते हैं, आप प्रवासी कहलाते हैं, और यानी लोगों का आकर बस जाना। उत्प्रवास में क्या है कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं, यानी लोगों का वहां से छोड़कर चला जाना। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर भारत से कनाडा जा रहे हैं, भारत से आप कहां जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। चलिए मैं लिखकर इसको समझा देता हूं। सपोज दैट कि आप भारत से कहां जा रहे हैं, भारत से आप कनाडा जा रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो भारत के लिए आप क्या हो गए, भारत के लिए आप उत्प्रवासी हो गए, क्योंकि आप वहां से छोड़कर चले गए, वहां से छोड़कर चले गए, तो भारत के लिए आप उत्प्रवासी हो गए। लेकिन कनाडा के लिए आप क्या है, आप्रवासी है, यानी आकर आप कनाडा में बसे हैं तो आप प्रवासी हो गए, और भारत के लिए आप क्या है, उत्प्रवासी। जैसे बांग्लादेश वाले लोग हमारे यहाँ आकर बसे थे, तो बांग्लादेश वाले लोग हमारे यहाँ आकर बसे, तो आकर बसे हमारे यहाँ, तो वो आप्रवासी हो गए, लेकिन बांग्लादेश के लिए वो क्या हो गए, उत्प्रवासी हो गए। एग्जाम्पल समझ में आया ना। तो ये बातें ध्यान में आपको रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, आप्रवास, उत्प्रवास, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, मैं बार बार यही पढ़ा रहा था, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आखिरकार जनसंख्या विश्व का जो है वो असमान रूप से क्यों वितरित है भाई। तो उसके कुछ कारण है सर, जैसे उसके सर कुछ प्रतिकर्ष कारक है, कुछ अपकर्ष कारक है। तो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, पुश फैक्टर, और अपकर्ष कारक क्या होता है, पुल फैक्टर। तो इसको समझेंगे हम लोग। यानी कि सर प्रवास यानी कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे क्यों,
या तो उनको कोई प्रॉब्लम होगा, या तो दूसरा जगह जहाँ पे वो जाना चाह रहे हैं वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, वहाँ पे उनको मतलब कुछ अच्छा ऐसा चीज मिल रहा होगा जो उनको वहां पे बुला रहा होगा। यानी कि इसी को कहते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष मतलब पुश फैक्टर जो आपको वहां से ढकेल रहा है, पुश कर रहा है, ढकेल रहा है, और अपकर्ष मतलब पुल फैक्टर जो आपको अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या है, जैसे बेरोजगारी है, जहां पे बेरोजगारी रहेगा वहां पे रहना पसंद करेंगे, नहीं सर। रहन सहन की खराब दशाएं, रहना पसंद करेंगे, नहीं सर। राजनीतिक उपद्रव, नहीं सर। प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल मतलब जो आपके लिए अच्छा ना हो, अनुकूल मतलब जो आपके लिए अच्छा हो। प्राकृतिक विविधताएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। उद्गम स्थान मतलब समझ रहे ना, जहां पे लोग हैं, ठीक है, उद्गम स्थान जहां से लोगों ने चलना प्रारंभ किया, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अपकर्ष कारक मतलब जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी पुल फैक्टर जो खींचता है, काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। यानी कि वैसा कारक जो आपको अपनी ओर खींचे उसको हम लोग कहते हैं अपकर्ष कारक, वैसा कारक जो आपको अपनी ओर से दूर भगाए उसको हम लोग कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। ध्यान में रखिएगा, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक ये दोनों टर्म्स आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एग्जाम में यहाँ से सवाल जो है वो एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान में रखने का। अगला आते हैं, हम लोग जनसंख्या वृद्धि पढ़ रहे थे। देखिए जनसंख्या वृद्धि मैंने बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे भी, थोड़ा सा टर्म्स यहाँ पर बचा हुआ था, तो अभी मैं आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में बता रहा हूँ। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जैसे यहाँ पर जनरल आप फॉर्मूला समझिए, प्राकृतिक वृद्धि मतलब जन्म माइनस मृत्यु, यानी कि कहता है किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को हम लोग प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, वही जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि, जन्म माइनस मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या हो जाएगा, तो देखिए वो जनसंख्या के धनात्मक वृद्धि कुछ अलग है, क्योंकि वो जन्म दर और मृत्यु दर है। यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि कहता है मतलब जन्म और मृत्यु का बात किया जा रहा है, दर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर जन्म और मृत्यु की बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि, कॉल आ रहा था बहुत देर से इसीलिए थोड़ा सा उधर नजर चला गया। चलिए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। समझिएगा, यानी कि जन्म माइनस मृत्यु, यानी जितना जन्म हुआ उसमें से मृत्यु घटा लीजिए। आप्रवास मतलब क्या हो गया, मतलब आकर कोई बस गया। उत्प्रवास मतलब जो चला गया, तो जो आया और चला गया उसको पहले क्लियर कर लीजिए। उसमें से पहले मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे जन्म हुआ मान लीजिए कि 600 का 1 साल में, ठीक है, समय अंतराल में, मृत्यु हो गया 400 का, ठीक है, आपके गांव में आकर बस गया 20 लोग और चला गया आप 60 लोग कमाने चला गया, तो ये हो गया वास्तविक वृद्धि। ठीक है, ये हो गया वास्तविक वृद्धि। तो 600 माइनस 400, तो 600 माइनस 400 क्या हो जाएगा, 200, ऐसे भी आप बना सकते हैं। और 20 माइनस 60 यानी कि माइनस 40 यानी कि 160, ये आपका क्या हो गया, वास्तविक वृद्धि हुआ आपके गांव में जनसंख्या का। ठीक है, वास्तविक वृद्धि हुआ। ऐसे भी बना सकते हैं, प्लस वाले को पहले कर दीजिए, बतवा तो वही आएगा ना, 620 माइनस 400 आपका कितना हो जाएगा, 620 माइनस 400 60 हो जाएगा। तो जो घटा लीजिए कितना हो गया आपका, वही हो गया 160 ही हो गया, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक प्रारूप, क्या जनसंख्या परिवर्तन का प्रारूप है, स्थानिक प्रारूप है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो विश्व के विभिन्न भाग में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है, बिल्कुल ये बात सही है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है, क्योंकि विकसित देश पढ़े लिखे, आगे मैं बताऊंगा जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पढ़ाऊंगा ना, नोटेस्टिन साहब वाला जो है, तब मैं इसको आपको क्लियर करूंगा। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अगर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगा तो आर्थिक विकास कम होगा, यानी लोगों की संख्या जब ज्यादा होगी तो आर्थिक विकास भी वहां का क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या परिवर्तन के कुछ प्रभाव है। तो जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है, इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, संसाधनों पर अत्यधिक भार होता है, विकास की गति में बाधा बनता है, जनसंख्या के भरण पोषण में कमी होती है, संसाधनों का तेजी से घटना हो जाता है,
और भी आप पॉइंट देखिएगा, संसाधनों का पूर्ण उपयोग न होना, देश का भविष्य चिंता और निराशा में डूबना, समाज की आधारभूत संरचना का अस्थिर होना, ये भी आपके लिए मायने रखता है। अगला देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भोजन की समस्या होती है, बेरोजगारी आती है, बचत में कमी, स्वास्थ्य की कमी, निम्न जीवन स्तर, आवास की समस्या, कृषि पर दबाव, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है। छोटा छोटा पॉइंट था। अब ये जो पॉइंट आया ना जनांकीय संक्रमण, इसको अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो एक टर्म्स था कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि क्या है? ज्यादा है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे शिक्षा का अभाव है। विकसित देशों में शिक्षा का अभाव नहीं है। तो हम जनांकीय संक्रमण से यही समझेंगे, ये नोटेस्टिन साहब का दिया हुआ है, इससे हम यही समझेंगे कि किस प्रकार से जो जनसंख्या का जो वर्णन है तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कहता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ठीक है, पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश में जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। जनांकीय चक्र के रूप में इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, तो हम लोग जनांकीय चक्र को ही पढ़ेंगे। देखिए, अगला पॉइंट है जनांकीय संक्रमण। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं वाले मॉड्यूल की व्याख्या करता है। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। सबके बारे में थोड़ा संक्षेप में पहले बता दूं, देन आपको समझ में जाता आएगा। पहली अवस्था में देखिए, पहली अवस्था में क्या था कि लोग अशिक्षित थे। आज से 200 साल पहले चले जाइए, 300 साल पहले जाइए, तो लोग अशिक्षित थे, लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं था। तो कहता है कि प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मत्यता होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व में सभी देश इसी अवस्था में थे। तो आज से 200 साल पहले चले जाइए तो विश्व के अधिकांश जो देश थे वो किस अवस्था में थे? वो आपके कहता है विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। तो वो सारे देश के प्रथम अवस्था में थे, मतलब जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं है, शिक्षा का अभाव है, जिस वजह से जन्म दर भी ज्यादा हो जा रहा है और मेडिसिन ये सब का आविष्कार नहीं हो रखा है, जड़ी बूटियों पे ही लोग निर्भर हैं, इसलिए मृत्यु दर भी ज्यादा हो रही है। तो जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, ये प्रथम अवस्था था। ठीक है, ये हालांकि देखिए तीनों अवस्थाओं का जैसे कहा जाता है ना, माल्थस का थ्योरी आपने पढ़ा, तो माल्थस की थ्योरी में किस प्रकार से आपको देखने के लिए मिला कि उसका मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। तो उस प्रकार से इसको मतलब एक तरह से सही है, क्योंकि ये विश्व की जनसंख्या के बारे में हमें और फ्यूचर में क्या कुछ जनसंख्या रहेगा उसके बारे में हमें एक पूर्वानुमान बताता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? तो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। प्रजननशीलता समय के साथ क्या होती है? घटती भी जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। इसको भी अगर हम लोग बांटना चाहें तो 3 स्टेज में बांटते हैं। द्वितीय अवस्था को भी 3 स्टेज में बांटते हैं। ठीक है, द्वितीय अवस्था को भी हम लोग 3 स्टेज में बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब मेडिसिन का आविष्कार हुआ, लोगों में शिक्षा का प्रचलन हुआ, 2 हो गया। ठीक है, जब लोग हम दो हमारे दो का नीति चलाने लगे, तो ये सब सारा चीज आपको हो सकता है। ठीक है, तो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। हम दो हमारे दो लोग कर लेते हैं, लोगों के अंदर शिक्षा हो जाता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो जाती है, तो मृत्यु दर कम होती है। प्रजननशीलता तो ऊंची होती है, लेकिन मृत्यु दर समय के साथ प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों कम होती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मत्यता में मृत्यु दर में कमी आती है, और इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग जो होता है वो उच्च होता है, यानी मृत्यु दर कम हो जाता है, जन्म दर ठीक ठाक रहता है। दूसरी अवस्था में हम लोग चल रहे हैं अभी वर्तमान में। और तीसरी अवस्था में जो है विश्व के आप कह सकते हैं कि जो विकसित देश हैं वो आते हैं। कहा गया ना कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, तो यही टर्म्स है। क्योंकि विकसित देश जो है वो अंतिम अवस्था यानी तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और मत्यता दोनों कम जाता है। लोग समझ जाते हैं, लोग जागरूक हो जाते हैं, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, मंद गति से बढ़ती है, जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, तो उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। तीसरी अवस्था का हम लोग बात करें तो जो भी आपके विकसित देश हैं, देख सकते हैं आप, जो विकसित देश है वहाँ पे तीसरा स्टेज चल रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वो जनसंख्या नियंत्रण पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। ये विश्व जनसंख्या के किस प्रकार से आपका वितरण किया गया है, ये है। अब जनसंख्या नियंत्रण के भी कुछ उपाय आपको बताया गया एनसीईआरटी में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं सीखिएगा तो दूसरे स्टेज में रह जाइएगा। द्वितीय अवस्था में हम लोग चल रहे हैं, द्वितीय अवस्था में रह जाइएगा। परिवार नियोजन, यानी परिवार नियोजन करना है कि कितना बाल बच्चा होना है, इसके बारे में आपको पहले से जान रखना है, प्लान बना के। शिक्षा का प्रसार होगा। गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, विवाह की आयु में वृद्धि करना। देखिए विवाह की आयु में, देखिए तीसरा स्टेज में वो देश गया है, जैसे देखिए आप ये देखिएगा तीसरे स्टेज में आप, मैंने बताया विकसित देशों के बारे में। तो विकसित देश के लोग क्या होते हैं ना कि वहाँ की लड़कियाँ भी लड़के भी अब सोचते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे तब शादी विवाह करेंगे। और अपने पैर पर खड़ा होते होते उनको कितना साल होता है, 28 साल 29 साल 30 साल हो जाता है ना। उसके बाद विवाह के बारे में विचार करते हैं कि शादी करना है, ठीक ना। तो बच्चे भी कम होंगे और प्लस में टाइम भी ज़्यादा लैप्स हो गया, बच्चे भी कम होंगे। तो ऐसे जो देश हैं वो अंतिम अवस्था में आते हैं। तो यहाँ पर एक बात कहा गया है कि विवाह की आयु में वृद्धि करना। अगर विवाह की आयु में वृद्धि हो जाएगा, इससे भी जनसंख्या नियंत्रण होगा। बिल्कुल, अगर मान लीजिए जैसे अभी समझिए ना, अभी मैं मान लीजिए कि 25 साल का हूँ, ठीक है, मैं 25 साल का हूँ, 24-25 साल का। अगर अभी मेरी शादी कर दी जाए तो पता चलेगा कि 1 साल बाद सर बउआ खिला रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, बउआ भी खिला रहे हैं, है ना। और अभी नहीं शादी होगा मेरा, मान लीजिए 2 साल 3 साल, 2-3 साल बाद ना बच्चा होगा, तो 2-3 साल बाद होगा तो 1 या 2 होगा, बस उतना में कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, ये भी आपको है। विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये भी आपके लिए है। तो जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं। तो कुल मिलाकर मेरे भाई, मैंने इस चैप्टर में आपको विश्व जनसंख्या के बारे में, वितरण के बारे में, घनत्व के बारे में और वृद्धि के बारे में बताया। वितरण भी आप क्लियर हो गया, घनत्व भी क्लियर हो गया, वृद्धि का भी आपने देख लिया कि जनसंख्या का वृद्धि किस प्रकार से हो रहा है। उम्मीद है कि आपको सारे टर्म समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप बिल्कुल ज्योग्राफी का फाउंडेशन क्लास करना चाहते हैं, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक दोनों किताब का, तो एप्लीकेशन पे सॉफ्ट स्टडी पे क्लासेस चलाए जा रहे हैं, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।